हेलो एवरीवन, वेलकम है शुभ नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ओवरी कैंसर। तो आज के समय में जो ओवरी कैंसर है बहुत ही कॉमन हो गया है। कई फीमेल्स को, कई वुमेन्स को ओवरी कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे इसके कारण देखने वाले हैं और इसके जो लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं। तो फर्स्टली तो हम ये देखते हैं कि जो ओवरी होता क्या है। ओवरी जो हम देखते हैं जो अंडाशय होता है, इसे हम यूट्रस के दोनों साइड में जो बच्चादानी होती है उसके दोनों साइड में हमें अंडाशय देखने को मिलते हैं। तो इन अंडाशय का काम होता है, इन ओवरी का काम होता है एग का यहाँ पर प्रोडक्शन करना। तो यहाँ पर एग का प्रोडक्शन करने के लिए ओवरी हेल्पफुल होती है और ये आलमंड शेप की होती है, मतलब आलमंड बोले तो बादाम के साइज की होती है। इसके अलावा ओवा के अलावा एज वेल एज द हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा हो जाता है ओवरी, ये जो हमारा देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि ओवरी कैंसर क्या है। तो ओवरी कैंसर इज अ ग्रोथ ऑफ सेल दैट फॉर्म इन द ओवरीज। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कैंसर सेल होती है, ओवरी कैंसर इज अ ग्रोथ ऑफ सेल। तो हमें यहाँ पर ओवरी में सेल की ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसे हम ओवेरियन कैंसर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं तो द सेल मल्टीप्लाई क्विकली, तो जो सेल होती हैं यहाँ पर ग्रोथ हो रही हैं, सेल जल्दी जल्दी यहाँ पर क्विकली मल्टीप्लाई होने लगती हैं, मतलब जल्दी जल्दी बढ़ने लगती हैं, जिस कारण से जो हमारे हेल्दी जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आपको कैंसर वैसे भी आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि कैंसर क्या होता है। तो यहाँ पर सेल की ग्रोथ हो जाती है, एब्नॉर्मल ग्रोथ होती है, तो पर्टिकुलर एरिया में हो रही है, जैसे कि ओवरी में यहाँ पर सेल की ग्रोथ हो रही है। तो इसे हमने क्या बोला है, ओवेरियन कैंसर, अंडाशय में कैंसर हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो स्टेज कौन कौन सी होती हैं। तो इसे भी 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो हम यहाँ पर देखते हैं, स्टेज की हेल्प से देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज में जो ओवरी कैंसर होता है वो कहाँ कहाँ तक फैल जाता है। तो फर्स्ट स्टेज को भी यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं जो स्टेज को भी ABC में, स्टेज 1 को भी ABC में डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो हमारा स्टेज 1 का जो होता है, तो इसमें 1 ओवरी और 1 फैलोपियन ट्यूब दोनों अफेक्टेड हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें दोनों ओवरी, जो हमारा बी स्टेज होगा, दोनों ओवरी और दोनों फैलोपियन ट्यूब भी अफेक्टेड हो सकती हैं, कैंसर मतलब फैल जाता है। इसके अलावा जो हम सी में देखते हैं कि दोनों जो हमारे दोनों ओवरीज और दोनों ही फैलोपियन ट्यूब्स, इसके अलावा जो हमारे आउटसाइड भी हमें देखने को मिल सकता है। ये हमें स्टेज 1 में देखने को मिलता है, या फिर हम इतना भी याद रख सकते हैं कि स्टेज 1 में ओवरी के अलावा फैलोपियन ट्यूब भी अफेक्टेड हो जाती है। अगर आप यहाँ पर ये स्टेज डिवाइड नहीं करते हैं, अगर ओनली आप स्टेज 1 को यहाँ पर बताना चाहते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब, 1 ओवरी या फिर 1 ओवरी या फिर 2 ओवरी या फिर 2 फैलोपियन ट्यूब दोनों ही अफेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टेज सेकंड में बात करते हैं, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज में जो कैंसर होता है, ये ओवरी के अलावा यहाँ पर जो यूट्रस होता है, मतलब जो बच्चादानी होती है, यूट्रस होता है, यहाँ तक भी फैल जाता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेज में हो जाता है कि ओवरी के अलावा, फैलोपियन ट्यूब के अलावा यहाँ पर यूट्रस तक पहुँच जाता है ये कैंसर। तो ये हमारा स्टेज सेकंड में आ जाता है। इसके अलावा जो बी सेक्शन में बताया गया है, तो इसमें जो पेल्विक्स एरिया होता है, वही जो हमारा यूट्रस के जो पीछे वाला पेल्विस एरिया होता है, वहाँ पर भी स्टेज सेकंड में कैंसर फैल सकता है। नेक्स्ट स्टेज थर्ड में देखते हैं। स्टेज थर्ड में क्या होता है कि जो हमारे कैंसर होती हैं बोथ ओवरीज को भी अफेक्ट करेगी, जैसा कि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे एब्डोमेन की लाइनिंग होगी और लिम्फ नोड होगा, और हमारे एब्डोमेन के बैक तक ये कैंसर पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये बढ़ चुका है। तो स्प्रेड बियॉन्ड द पेल्विस, जो हमारा पेल्विस होगा, एब्डोमेन होगा, और जो लिम्फ नोड्स होंगे वहाँ तक जो स्टेज थर्ड में हमारा ओवरी कैंसर फैल जाता है। अब यहाँ बी और सी में भी यहाँ पर डिवाइड किया है। बी में ये बोला है कि 2 सेंटीमीटर साइज से ट्यूमर बड़ा हो जाता है, और सी में बोला है कि यहाँ पर देखते हैं मोर देन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर बोला 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मोर देन 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर ट्यूमर बढ़ रहा है तो वो हमारा स्टेज सी में आ जाएगा। ये स्टेज थर्ड के ही सब पार्ट है या फिर सब टाइप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज फोर्थ में। स्टेज फोर्थ में होता क्या है कि जो हमारे कैंसर होता है वो स्प्रेड हो जाता है हमारे, ये जो हमारा
ओवरी है, इसके अलावा यूट्रस को भी अफेक्ट कर रहा है। यूट्रस के अलावा जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं आसपास के टिश्यू को डैमेज तो कर ही रहा है, इसके अलावा जो हमारे अदर ऑर्गन्स होते हैं, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, इंक्लूडिंग लंग्स तक भी ये फैल जाता है। तो ये हमारा स्टेज 4 होता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है। स्टेज 4 में ये जो ओवरी कैंसर है वो हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट स्टेज में देखा कि फर्स्ट स्टेज में ओनली ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब अफेक्टेड हो रही है। नेक्स्ट हमने सेकंड स्टेज में देखा कि ओवरी, फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ यहाँ पर यूट्रस भी अफेक्टेड हो रहे हैं, कैंसर फैल रहा है। और थर्ड स्टेज में देखा कि दोनों ओवरी के साथ साथ यूट्रस के साथ साथ जो हमारा पेल्विक और एब्डोमेन की जो लाइनिंग है, तो एब्डोमेन एरिया आसपास के जो टिश्यूज़ हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने फोर्थ स्टेज में देखा कि जो हमारे लिम्फ नोड्स के अलावा यूट्रस, पूरा ओवरी, पूरे यूट्रस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा कैंसर फैल चुका है। इसके अलावा स्प्लीन या फिर लिवर और लंग्स में भी हमें कैंसर देखने को मिलता है। ये फोर्थ स्टेज में पूरी तरह से हमारे बॉडी में फैल जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कारण क्या क्या होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि किसके कारण क्या होते हैं ओवेरियन कैंसर के। तो फर्स्टली तो ओवर एज, अगर एज ज़्यादा हो रही है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, एज के साथ साथ यहाँ पर कैंसर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री है अगर ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड, अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को पहले कोई कैंसर था, ओवेरियन कैंसर था, तो ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इनहेरिटेड जीन चेंज, अगर जीन चेंज यहाँ पर किया गया है तो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओवरवेट मतलब ओबिसिटी, मोटापे के कारण भी आपको ओवेरियन कैंसर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो पोस्ट मीनोपोजल जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, पोस्ट मीनोपोजल बोले तो जब मेंसेस के ख़त्म होने के बाद जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसके कारण भी यहाँ पर कैंसर फॉर्म हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर होती है, अगर वहाँ पर मेट्रियोसिस हुआ है, वहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उस कारण से जो हमारा ओवरी है उसमें कैंसर फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा एज व्हेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्टेड एंड एंडेड, अब यहाँ पर देख लेते हैं अगर मेंस्ट्रुएशन एक एज से पहले, जैसे कि एज से पहले मान लो कि 14 साल की जो 13-14 साल नॉर्मल होती है मेंसेस आने की, लेकिन यहाँ 9 से 10 साल में अगर मेंसेस आ रही है तो उस कारण से भी ओवेरियन कैंसर हो सकता है आगे चलकर। और एंड जो मीनोपॉज वाला टाइम होता है, मतलब जो एंडिंग होती है वो 45 एज होती है, लेकिन 45 या 50 एज को छोड़कर 65 या फिर 60 अबव हो जाती है मीनोपॉज, मतलब जो मेंसेस स्टॉप होने के जो टाइमिंग होती है वो बढ़ जाती है, तो इस कारण से भी ओवेरियन कैंसर होने की संभावना होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेवर हैविंग बीन प्रेग्नेंट, अगर मदर प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो वो भी कारण है कि यहाँ पर ओवरी कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सिम्टम्स कि इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आपको ओवरी कैंसर है तो लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग देखने को मिलेगी, मतलब ब्लॉटिंग, पेट भारी भारी सा देखने को मिलेगा। स्वेलिंग भी होगी पेट में, बिना वजह से ब्लॉटिंग देखने को मिलेगी, बल्जी तरह से देखने को मिलेगा पेट। इसके अलावा क्विकली फीलिंग फुल व्हेन ईटिंग, थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही हमारा जो पेट है फुल लगने लगेगा कि हमने बहुत सारा खा लिया है। सडनली वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। डिस्कम्फर्ट इन द पेल्विक एरिया, जो हमारा पेल्विक एरिया होगा, बैक एरिया होगा, वहाँ पर डिस्कम्फर्ट होगा, बैठने में या फिर चलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। फटीग भी होगा, मतलब थकान, हमेशा थकान रहेगी। बैक पेन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा चेंज इन बॉबल हैबिट्स सच एज कॉन्स्टिपेशन, जो हमारी बॉबल हैबिट्स है, फ्रेश होने का जो टाइमिंग है वो भी चेंज हो सकता है, और उस चेंज होने के कारण कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं इंडाइजेशन भी होगा। एबनॉर्मल यूरिनेटिंग ब्लीडिंग, यूरिन के टाइम पर ब्लीडिंग भी हो सकती है। डिस्चार्ज भी हो सकता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, वेजाइना से डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है साथ में। इसके अलावा हम देखते हैं डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी हो सकती है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार यूरिन आना, बार बार यहाँ पर बोल सकते हैं कि बार बार टॉयलेट आना, बार बार आपको टॉयलेट के जाने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं इंक्रीज इन साइज ऑफ योर एब्डोमेन, जो आपका जो पेट होगा वो उसका साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसके अलावा ब्रीथलेसनेस फील होगा, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। भूख कम लगेगी, जैसा कि हमने देखा कि थोड़ा सा खाने के बाद भी हमारा पेट कैसा लगेगा, फुल फिल लगेगा। तो ये हो जाते हैं हमारे सिम्टम्स, मतलब यहाँ पर देख लेते हैं लक्षण ये हो जाते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस हम क्या क्या देंगे।
मतलब इसके अगर हमें लक्षण दिख रहे हैं कि अब ओवेरियन कैंसर हुआ है, तो इसके डायग्नोसिस हम क्या क्या करेंगे। तो फर्स्टली तो हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हम सारा हेड टू टो करेंगे, उसमें पास्ट हिस्ट्री भी आ जाती है कि कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं थी। इनसाइड द वेजाइना को इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से वेजाइना को यहाँ पर देखेंगे, कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें जस्ट कॉमन सी चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाँ, जो हमारे यूट्रस है या फिर ओवरी है वहाँ पर कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है। तो उसके आगे हम प्रोसेस फिर करते हैं। फिर ब्लड टेस्ट से हम कंफर्म करते हैं कि ब्लड टेस्ट में अगर WBC RBC चेंज देखने को मिलते हैं, एबनॉर्मल देखने को मिलते हैं, तो हमारा एक सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है कि हाँ, संभावना बढ़ जाती है। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये ट्यूमर हो रहा है। बट अल्ट्रासाउंड से हम ये नहीं पता कर सकते कि ये कैंसर सेल ही है। अल्ट्रासाउंड से सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये ट्यूमर है, ये पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर ट्यूमर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पर ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे। देन उसके बाद CT स्कैन करेंगे। CT स्कैन से भी जो हमारा एब्डोमेन है, पेल्विक है, उसको चेक करेंगे, उसके शेप और साइज स्ट्रक्चर, ओवरीज की स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज का पता करेंगे। CT स्कैन से अगर हमें विजुअलाइज नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो हम MRI करते हैं। MRI में होता क्या है कि MRI में पूरी प्रॉपर तरीके से उसकी साइज की, ट्यूमर का साइज कितना बड़ा है, कि जो प्रॉपर उसमें इमेज MRI में हम प्रॉपर विजुलाइज कर लेते हैं। अब हम कंफर्म करने के लिए यहाँ पर CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन में शक हो जाता है कि ये कैंसर के लक्षण हैं, कैंसर का यहाँ पर संभावना है। तो कंफर्मेशन के लिए हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी के लिए जो हमारा ट्यूमर वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर मान लो ओवरी में जो ट्यूमर है, तो ओवरी के टिश्यूज को यहाँ पर निकाला जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से, मतलब उसको एनालिसिस के लिए, उसको डायग्नोसिस के लिए पहले, देन उसकी डायग्नोसिस की जाती है। देन बायोप्सी के बाद ही पता चलता है कि ये कैंसर ट्यूमर है या फिर नॉन कैंसरस ट्यूमर है। तो ये हम बायोप्सी से ही कंफर्म होता है। इसके अलावा PET स्कैन होता है, पोस्टीरियर इमिशन टोमोग्राफी होता है। ये भी लाइक MRI के जैसे ही होता है। ये भी इमेज को डिटेक्ट करता है, उसकी साइज एंड शेप स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करता है, PET। तो ये हमारा हो जाता है डायग्नोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। तो ट्रीटमेंट तो हम यहाँ पर देंगे सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि सर्जरी यहाँ पर लास्ट ऑप्शन होता है। अगर पूरे यूट्रस में फैल गया है कैंसर, तो पूरा ही उसका सर्जरी ही करना होता है, जिससे हम रिमूव कर देते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अगर पॉसिबल है तो ओनली कैंसरस वाले एरिया को, जैसे कि ओवरी को, बस ही यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखते हैं लेपेरोस्कोपी और लेपेरोक्टोमी, दो तरह की हमें सर्जरी देखने को मिलती है। तो लेपेरोस्कोपी में हम क्या करते हैं, इन्वेसिव सर्जरी करते हैं, मतलब स्कोपी करके यहाँ पर सर्जरी करते हैं। लेकिन टॉमी में क्या करते हैं कि ओपन सर्जरी यहाँ पर देखते हैं, एब्डोमेन से इंसीजन करके यहाँ ओपन सर्जरी बोल सकते हैं। तो दो तरह से सर्जरी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा कीमोथेरेपी। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कीमोथेरेपी से क्या होता है, जो कैंसर सेल होती है उसको किल कर दिया जाता है या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो कीमोथेरेपी हो गया, ये तो कॉमन ही ट्रीटमेंट के अंदर आता है। कोई भी कैंसर होता है, कीमोथेरेपी यहाँ पर कॉमन होती है। एंटीबायोटिक्स की हेल्प से कैंसर सेल को किल करने की कोशिश की जाती है। अगर प्रॉपर अगर नहीं होता है, मान लो अगर उससे नहीं फ़र्क पड़ता है, तो फिर सर्जरी ही करनी होती है। नेक्स्ट हम टारगेटेड थेरेपी देते हैं। टारगेटेड थेरेपी में उन ड्रग का यूज़ किया जाता है जो डायरेक्ट कैंसर सेल को अटैक करते हैं, डायरेक्ट कैंसर सेल पर अटैक करते हैं, उन प्रोटीन्स पर अटैक करते हैं जो कि कैंसर सेल को बढ़ाने में, ग्रोथ करने में हेल्पफुल हो रहे हैं। तो उन पर्टिकुलर प्रोटीन को पर ही अटैक कर देते हैं, जिससे कैंसर की ग्रोथ ही रुक जाती है। तो ये टारगेटेड थेरेपी हो जाता है। हार्मोन थेरेपी में हम क्या देते हैं, जैसे कि जो कुछ हार्मोन्स का यूज़ करके वहाँ पर थेरेपी दी जाती है, जिससे कि जो हार्मोन्स है उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उसके हेल्प से ब्लॉक कर दिया जाता है, तो कैंसर की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो हार्मोन थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी भी एक हमारे थेरेपी के अंदर आता है। इसमें रेडिएशन दी जाती है। तो उन रेडिएशन इस तरह की जो रेडिएशन होती है, हाई डोज की रेडिएशन दी जाती है, जो कि हमारे कैंसर सेल को या फिर ट्यूमर को क्या कर देती है, किल कर देती है, मार देती है। तो ये हमारा हो जाता है रेडिएशन थेरेपी। तो ये हमारे ट्रीटमेंट हो जाते हैं सर्जरी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। तो ये थी हमारी आज की क्लास की यहाँ पर ओवेरियन कैंसर के बारे में हमने डिस्कस किया कि ओवेरियन कैंसर के मेन कारण और सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। तो कारण तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मेंसेस के कारण या फिर ओवर एज या फिर
ये एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर लेट प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है तो भी एक यहाँ पर रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर ओवेरियन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आज की क्लास थी हमारी यहाँ पर ओवरी कैंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप कि आपको इस क्लास में ओवरी कैंसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली होगी।